घर में घुसते ही संध्या का फूला हुआ मुंह देखकर प्रशांत ने अंदाजा लगा लिया था कि आज कुछ तो हुआ है, वरना रोज तो संध्या हमेशा मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है। फिर आज ऐसा क्या हो गया जो उसके मुंह पर 12 बजे हुए हैं। लो, दीदी की चिट्ठी आई है, संध्या ने मुंह बनाते हुए प्रशांत से कहा। रख दो, पहले कपड़े तो चेंज कर लूं। चिट्ठी कहाँ भागी जा रही है। सुनते ही संध्या ने प्रशांत को बहुत हैरानी से देखा और उसकी हैरत भरी नजरों का मुस्कुराहट से जवाब देते हुए प्रशांत बाथरूम में चला गया। संध्या के उतरे हुए चेहरे का राज खुल गया था। प्रशांत मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रहा था कि सोच रही होगी कि आज इसको क्या हो गया। वैसे तो दीदी की चिट्ठी आते ही उस पर झपट जाता था। हर साल गर्मियों की छुट्टी में दीदी हमसे मिलने जरूर आती थी, लेकिन हमारी शादी के 6 सालों में शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि संध्या ने कभी खुश होकर दीदी का स्वागत किया हो। उसने हमेशा दीदी के आने पर बेरुखी ही दिखाई है और हर साल हम दोनों का इस बात को लेकर झगड़ा भी होना तय है। बेचारी दीदी का इसमें क्या कसूर है। वह तो इतने प्यार के साथ अपने इकलौते और छोटे भाई से मिलने आती थी और बदले में सिर्फ थोड़ा सा प्यार और सम्मान चाहती थी, लेकिन संध्या का बेरुखा बर्ताव देखकर थोड़े दिनों में वापस चली जाती थी। मेरा अपनी दीदी के लिए प्यार कम होता भी तो कैसे। दीदी सिर्फ 11 साल की थी जब माँ मुझे जन्म देते समय ही चल बसी, और अगर दीदी ना होती तो मेरा क्या होता। वह मेरी बड़ी बहन बाद में है और मेरी माँ पहले हैं। उन्होंने मुझे बचपन से लेकर जवानी तक माँ की ममता दी है, कदम कदम पर मेरे साथ चली हैं। वह तो आज मैं उनके प्यार को, उनकी ममता को मैं कैसे भूल जाऊं। दीदी तो शादी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पिताजी उनकी बढ़ती उम्र को लेकर और रिश्तेदारों के तानों से बहुत परेशान रहते थे, तो मैंने ही उन्हें अपनी कसम देकर मजबूर किया था। शादी के बाद भी वह अपना प्यार अपने भाई के लिए कम ना कर पाई थी। भाई के बारे में जरा सी भी बात सुनती तो दौड़ी चली आती थी। आखिर उन्होंने अपने भाई को बेटी की तरह पाला था और अपनी दीदी के जाने के बाद प्रशांत भी बिल्कुल अकेला पड़ गया था। यह तो जीजा जी का स्वभाव बहुत अच्छा था जो वह दीदी को समझते थे और उन्होंने कभी उन्हें किसी बात के लिए नहीं रोका। भाई बहन के प्यार के बीच कभी बाधा भी नहीं बनी। संध्या को भी दीदी ने ही पसंद किया था। प्रशांत यह सारी बातें सोचकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। दीदी ने प्रशांत की शादी की सारी तैयारियां खुद की थी। ऐसा भी नहीं था कि संध्या को इन सब के बारे में पता नहीं था। उसने शादी के बाद ही उसे अपने जीवन की हर बात बता दी थी। और शादी के बाद जब पहली बार दीदी घर पर आने वाली थी, तब संध्या भी उनसे मिलने के लिए बहुत उत्साहित थी। प्रशांत की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वह चाहता था कि वह दीदी के स्वागत में कोई कमी ना छोड़े। पति के अपनी बहन के स्वागत के लिए इतने सारे आदेश सुनकर संध्या की खुशी थोड़ी कम हो गई, परंतु प्रशांत को जरा सा भी अंदाजा नहीं था। वह अपनी ही धुन में खोया हुआ था। वह चाहता था कुछ भी हो जाए, लेकिन दीदी को इतना मान सम्मान मिलना चाहिए जिससे मैं उनकी ममता का कर्ज उतार दूं। दीदी के आने के बाद उन दोनों के बीच संध्या कहीं खो गई थी। दोनों अपनी बातों में इतना मस्त थे कि उन्हें किसी तीसरे की कोई परवाह ही नहीं थी। संध्या उनकी बातों में शामिल होने की कोशिश भी करती, लेकिन हम तो उसे मौका ही नहीं दे रहे थे कुछ भी बोलने का। यह सब देखकर वो इतनी ज़्यादा खिंच गई और उठकर रसोई में चली गई खाना बनाने के लिए। जिस खाने को उसने इतनी मेहनत से बनाया था, उसे देखकर प्रशांत चिढ़ गया और बोला कि यह क्या बना दिया है। तुम्हें नहीं पता कि दीदी को मटर मशरूम पसंद नहीं है, दीदी को तो शाही पनीर पसंद है। फिर वह रसोई में खड़ी संध्या को बाहर खींच कर ले आया और कहा कि आज खाना तुम नहीं बनाओगी, आज तो मैं दीदी के हाथ का बना खाना ही खाऊंगा। वह कितना अच्छा खाना बनाती हैं। और फिर दोनों भाई बहन अपनी मस्ती में मस्त किचन में बिजी हो गए और संध्या बिना अपराधी बनकर खड़ी खड़ी सब देखती रही। कभी कभी संध्या दीदी से बात करने की कोशिश करती तो मैं दोनों को बात करने का मौका ही नहीं दे रहा था। उनकी बातचीत कभी इंट्रोडक्शन से आगे ही नहीं बढ़ी। उस समय तो संध्या ने हालात से समझौता कर लिया, लेकिन उसके बाद जब भी दीदी आती तो वह कभी सीधे मुंह उनसे बात ही नहीं करती थी। उसने दीदी को तो कभी मुंह पर कुछ नहीं बोला था, लेकिन प्रशांत से हर बार उसका झगड़ा होता था। दीदी को भी शायद अंदाज़ा हो गया था,
इसलिए उन्होंने धीरे धीरे अपना आना कम कर दिया। और इस बार तो पूरे 1 साल के बाद आ रही थी, क्योंकि पिछली बार संध्या ने प्रशांत के साथ उनके सामने इतना झगड़ा किया कि वह बेचारी 4 दिन में ही वापस चली गई। वह जितने दिन भी रही, संध्या ने बिस्तर से नीचे पैर भी नहीं रखा। हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी का बहाना करके अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी। और जब प्रशांत ने दीदी को अकेले किचन में काम करते हुए देखा तो वह संध्या पर भड़क गया। फिर संध्या ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं बहाना बनाकर लेटी हूँ? और वैसे भी तुम्हें और तुम्हारी दीदी को मेरा ना कोई काम पसंद आता है, ना मेरा बनाया हुआ खाना। तुम दोनों तो अपनी बातों में इतना खो जाते हो, तो फिर मैं क्या करूँगी? बढ़ते बढ़ते झगड़ा इतना बढ़ गया, लेकिन दीदी फिर भी कुछ नहीं बोली। और अगले ही दिन प्रशांत के बहुत बार रोकने पर भी नहीं रुकी और वह वापस अपने घर चली गई। उनके जाने के बाद भी बहुत दिनों तक उन दोनों का रिश्ता सामान्य नहीं हुआ। दीदी के यहाँ से जाने के बाद प्रशांत संध्या को कभी माफ़ नहीं कर पाया था। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी। यह देखकर पिताजी एक दिन सैर करने के बहाने प्रशांत को अपने साथ ले गए और उसे समझाते हुए बोले कि पति पत्नी का रिश्ता कुछ अलग ही है। इस रिश्ते में कोई तीसरा आए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती। लेकिन दीदी कोई गैर नहीं है। बीच में ही पापा की बात काटते हुए प्रशांत बोला, बेटा शादी के बाद पति पत्नी का रिश्ता ही सबसे ज़्यादा करीब होता है और बाकी सारे रिश्ते बाद में आते हैं। और माना कि हर एक रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, लेकिन किसी भी रिश्ते पर कोई भी रिश्ता हावी नहीं होना चाहिए, वरना परिवार में कोई भी खुश नहीं रह पाता। तुम यह बताओ, इतनी कोशिशों के बाद भी क्या तुम्हारी दीदी खुश है? तो मैं क्या करूं, आप ही बताइए। क्या संध्या की खुशी के लिए अपनी दीदी से सारे रिश्ते तोड़ दूं, या फिर दीदी के लिए संध्या से रिश्ता तोड़ दूं? आप जानते हैं कि मैं दोनों में से किसी के साथ भी रिश्ता नहीं तोड़ सकता। पिताजी मुस्कुराए और बोले, तो तुम भी जानते हो कि संध्या दिल की बुरी नहीं है, मेरा कितना ख्याल रखती है और तुम्हारे लिए भी एक आदर्श पत्नी है। तो फिर बताओ, उसकी तुम्हारी दीदी से क्या दुश्मनी है? फिर वह दीदी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती है? प्रशांत ने कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद जवाब दिया, आप खुद ही बताइए। जब दीदी पहली बार आने वाली थी तब संध्या खुद भी तो कितना उत्साहित थी, तो फिर इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। अपने पापा की यह बात सुनकर तुम दोनों के बीच में दीवार बने हुए थे। तुम कुछ करने ही नहीं देते थे। तुम्हारी हर खुशी में शामिल होना चाहती थी, तुम्हारे सारे काम करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही तुम्हारी बहन आती है, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम क्या करते हो। तुम अपनी ज़िंदगी से हटा देते हो उसे और सिर्फ अपनी दीदी के बारे में सोचते हो। पिताजी ने प्रशांत की तरफ देखा तो सर झुकाए हुए किसी सोच में डूबा हुआ था। मुझे बहुत खुशी है, तुम्हारी दीदी और तुम एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो, लेकिन दोस्ती का दायरा थोड़ा बढ़ाओ और इसमें संध्या को भी शामिल करो। उसे भी कुछ करने दो कि वह घर पर उसका स्वागत किस तरह से करेगी। और विश्वास करो, ऐसा करते ही तुम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमी है वह सब दूर हो जाएंगी। और कितनी देर तक अंदर बैठे रहोगे? संध्या की आवाज़ सुनकर बाथरूम में बैठा प्रशांत एकदम फटाफट से नहाकर बाहर निकल आया। उसके लिए नाश्ता तैयार कर रखा था। वह नाश्ता करके अखबार पढ़ने लगा। वह प्रशांत को देख रही थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चिंता भरे स्वर में कहा। इतनी मुश्किल से खुद को रोका, क्यों, क्या हुआ? अभी तक दीदी की चिट्ठी को हाथ भी नहीं लगाया तुमने। संध्या की बात का लापरवाही से जवाब देते हुए प्रशांत ने कहा, तुमने भी तो पढ़ी होगी, तुम ही बता दो क्या लिखा है। वह कल दोपहर की ट्रेन से आ रही हैं, बोलकर फिर से पढ़ने में बिजी हो गया। कुछ देर के लिए तो संध्या हैरानी भरी नज़रों से देखती रही और फिर कमरे से बाहर आ गई। अखबार पढ़ने में खोया हुआ था और यह देखकर संध्या अपने आप को चुप नहीं रख पाई। आखिर उसने पूछ ही लिया, दीदी आने वाली है, तुम्हें याद भी है या नहीं? हाँ याद है मुझे, अखबार में नज़रें गड़ाए हुए बोला। क्या खाक याद है? कुछ सामान भी लाना है या नहीं? यह तुम्हारा घर है तो तुम ही जानो क्या लाना है। इस तरह का जवाब पाकर संध्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और पैर पटकते हुए वह पर्स लेकर बाजार चली गई सामान लाने के लिए। और जब घर लौटी तो हाथ में भारी थैला था और पसीने से तरबतर थी।
प्रशांत यह सब देखकर बहुत हैरान था। वह छांट छांट कर दीदी की पसंद की हर चीज़ लेकर आई थी। दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो। तुम जो भी बनाओगी वह बहुत ही लाजवाब होगा। कुछ भी बना लूं? प्रशांत का जवाब सुनकर संध्या ने उसे घूर कर देखा। दीदी के आने से पहले ही उसने सारा खाना तैयार कर लिया था और प्रशांत की तेज नज़रों ने देख लिया था कि उसने सारा खाना दीदी की पसंद का ही बनाया है और वास्तव में वह मन ही मन पछता रहा था अपनी बचकाने व्यवहार के लिए कि उसने कभी संध्या को अपने रिश्तों में शामिल ही नहीं होने दिया। ट्रेन का टाइम हो रहा था। दीदी को लेने नहीं जाना? कपड़े निकाल दो तुम्हारे। संध्या अपने अगले सवाल के साथ सामने ही खड़ी थी। प्रशांत जानबूझकर अपने आप को व्यस्त दिखा रहा था और बोला, नहीं, उन्हें रास्ता पता है, वह खुद ऑटो लेकर आ जाएंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता है ना कि वह अकेले आ रही हैं। तो फिर लेने नहीं जाओगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? संध्या के मन में जितने भी सवाल थे सब बाहर आ गए। अच्छा बाबा, जाता हूँ, लेकिन एक शर्त पर जाऊँगा। अगर तुम भी मेरे साथ चलोगी। मैं वहाँ तुम दोनों के बीच में क्या करूँगी? ठीक है, फिर तो मैं भी नहीं जाता। उसे अपनी जगह से ना हिलते हुए देखकर आखिरकार संध्या ने बोल दिया कि ठीक है, चलो, मैं भी चलती हूँ। संध्या को स्टेशन पर देख पहले तो दीदी हैरान हो गई और सोच में पड़ गई। फिर उनका चेहरा खुशी से खिल उठा। यहाँ आने से पहले शायद पिछली बार के झगड़े की वजह से डर रही थी, लेकिन संध्या को स्टेशन पर देखकर सारी शंकाएं एक पल में दूर हो गईं। संध्या खुशी से उनके पैर छूने के लिए झुकी तो दीदी ने उसे गले लगा लिया। प्रशांत सोच रहा था कि इतनी अच्छी तरह से तो कभी घर पर भी नहीं मिली दीदी से, कि सोच में पड़ गए। दीदी का खिलखिलाता चेहरा देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर वह सामान उठाकर आगे आगे चल रहा था और संध्या और दीदी बात करते करते उसके पीछे आ रहे थे। खाने के समय पर भी संध्या ही दीदी को बार बार आग्रह करके खिला रही थी। हर बार शायद संध्या के बुरे बर्ताव की वजह से माहौल तनावपूर्ण हो जाता था, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। दीदी पहले से भी ज़्यादा खुश लग रही थी। खाने के बाद प्रशांत उठकर अपने कमरे में आ गया और वह दोनों काफ़ी देर तक वहीं बैठकर बात करती रहीं। कुछ देर बाद संध्या भी कमरे में आई और बोली, क्या हुआ, यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ, दीदी से कुछ बात तो कर लो। तुम हो ना, तुम कर लो, मैं कुछ देर सोऊंगा। रात के खाने की तैयारी में दीदी भी संध्या का हाथ बटाने चली गई। मैं अपने कमरे में टीवी देख रहा था। प्रशांत की तबीयत ठीक नहीं क्या? दीदी की हल्की सी आवाज़ प्रशांत के कानों में पड़ी। उनकी बात का जवाब देते हुए संध्या ने कहा, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा होता है तो थक जाते हैं, इसलिए थोड़ा चुप चुप हैं। आपको बुरा लगा क्या? नहीं, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, बल्कि तुम्हारी कंपनी मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं अपने मायके आई हूँ, क्योंकि माँ तो थी नहीं, पिता और भाई का प्यार तो हमेशा था, लेकिन असली मायके का एहसास तो हमेशा माँ या भाभी से ही होता है। दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तुम्हें मौका ही कहाँ दिया कुछ भी करने का या कुछ भी बोलने का। खैर छोड़ो, जितना अच्छा मुझे इस बार लग रहा है वैसा मुझे कभी नहीं लगा। मुझे यहाँ आकर जो सुकून मिला बता नहीं सकती। कमरे में बैठा हुआ प्रशांत दीदी की संतुष्टि भरी आवाज़ सुनकर बहुत खुश था और संध्या और दीदी के बीच का रिश्ता देखकर उसके पैर ज़मीन पर ही नहीं थे। सुबह उसके उठने से पहले ही दीदी और संध्या दोनों उठकर साथ में काम करते करते बातों में लगी हुई थी। रात को भी वह दोनों ना जाने कितनी देर तक जागती रही थी और सुबह भी जब से उठी थी तब से बातें कर रही थी। उनकी बातें खत्म ही होने का नाम नहीं ले रही थी। ना जाने कितनी बातें उनके मन में दबी हुई थी। प्रशांत बिस्तर से उठकर ऑफिस जाने की तैयारी में लग गया। कहाँ जा रही हो? शीशे के सामने बाल संवार रहे प्रशांत का हाथ वहीं रुक गया। ऑफिस जा रहा हूँ। दीदी आई हैं फिर भी? संध्या ने हैरानी से पूछा। पहले जब भी दीदी आती थी तो प्रशांत अपने ऑफिस की पूरे साल की छुट्टियां बचा कर रखता था और जितने दिन भी वह रहती थी उनके साथ ही पूरा वक्त गुजारता था। उन्हें सब जगह घुमाने के लिए लेकर जाता था। छुट्टी क्यों नहीं ले लेते, हम सब घूमने चलेंगे साथ में, संध्या ने जोर देते हुए कहा। नहीं, इस बार छुट्टी नहीं ले सकता।
पर क्यों? मैंने सोचा है कि हम दोनों शिमला घूमने चलेंगे। यह छुट्टियां मैंने तब के लिए बचा कर रखी हैं। अगर अब मैंने छुट्टी ले ली तो फिर मुझे तब छुट्टियां नहीं मिलेंगी। यह सुनते ही संध्या की आंखें भीग गईं। शायद उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रशांत की जिंदगी में उसके लिए इतनी अहमियत थी। अपनी भरभराई आवाज में बोली कि शिमला दीदी से ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, आज की छुट्टी ले लेता हूँ, समझौते के अंदाज में बोला। लेकिन इसके बाद जितने दिन भी दीदी यहाँ पर रहेंगी तुम ही उनके साथ रहोगी। मैं पर कुछ गलत हो गया तो? कुछ गलत नहीं होगा, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और अगर कोई गलती हो भी गई तो उसे सुधार लेना। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं भी तो वही कर रहा हूँ, अपनी गलती ही तो सुधार रहा हूँ। संध्या उससे प्यार और विश्वास भरी निगाहों से देखकर बोली, चलो छोड़ो ये सब, चलो आज की पिकनिक की तैयारी तो कर लो। कम से कम दीदी पूरे 20 दिन के लिए रुकी थी और इन दिनों में संध्या और दीदी के बीच के रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। इस बार पिताजी भी बहुत खुश थे। जीजा जी का पत्र आया तो दीदी के जाने की तारीख भी तय हो गई और संध्या दौड़ी दौड़ी बाजार गई। दीदी के लिए साड़ी और जीजा जी के लिए भी कपड़े खरीद कर लाई और भी ना जाने क्या क्या उसने दीदी को देने के लिए ला रखा था। संध्या दीदी के साथ उनकी पैकिंग करवा रही थी क्योंकि शाम की उनकी ट्रेन थी। सामान पैक हो जाने के बाद मैं भी दीदी के पास आकर बैठ गया। दीदी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और पूछा, अब तुम कब आ रहे हो संध्या को लेकर हमारे घर? आऊँगा दीदी, जल्दी ही आऊँगा। और दीदी की गोद में सर रखकर लेट गया। मुझसे नाराज़ तो नहीं होना दीदी? किस लिए? उसके बालों में हाथ फेरते हुए दीदी ने उससे पूछा। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ समय नहीं बिता पाया। नहीं रे, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि इस बार मुझे जितनी खुशी हुई उतनी पहले कभी नहीं हुई थी। संध्या के होते हुए मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस ही नहीं हुई। वैसे एक बात बताऊं, मुझे बहुत डर लग रहा था। तेरे इतना प्यार जताने के बाद भी मुझे लग रहा था कि कहीं मेरा भाई दूर ना हो जाए मुझसे। कभी कभी तो सोचती थी कि मेरी वजह से तुम दोनों के बीच में झगड़ा होता है। मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी, लेकिन तुझे देखे बिना मन मान भी नहीं रहा था। संध्या के इस बार के अच्छे व्यवहार ने यह एहसास दिलाया कि भाई तो अपना होता ही है, लेकिन भाभी को अपना बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर वह अपनी ना बने तो भाई भी धीरे धीरे पराया हो जाता है। इस बार मुझे सुकून महसूस हो रहा था कि संध्या जैसी भाभी के होते हुए मेरा भाई कभी पराया नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने मुझे वह दिया है जो पहले मुझे कभी नहीं मिला, मेरा मायका। उसने मुझे मेरे मायके में आने का एहसास दिलाया है। यह सब बोलते बोलते दीदी की आंखों में आंसू आ गए। जो मुझे दिया है उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। खाना तैयार है, संध्या कमरे में आई। उसकी आंखें भीगी हुई थी क्योंकि दीदी की बातें सुन ली थी। तुम्हें पता भी है दीदी ने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ खा लो, प्रशांत को देखते हुए बोली। दीदी को ट्रेन में बैठाकर प्रशांत सामान रखने में बिजी हो गया और ट्रेन में भी संध्या और दीदी दोनों साथ बैठकर बात कर रहे थे और संध्या उन्हें मना रही थी कि छुट्टियों में भी ज़रूर आएं। दीदी जब भी वापस जाती थी उनका चेहरा उदास होता था, लेकिन इस बार उनके चेहरे की खुशी बयां नहीं कर सकते थे। एक छोटे से बदलाव ने पूरे परिवार में खुशियां ही खुशियां बिखेर दी थी। दोस्तों, इस तरह के बदलाव हमारी ज़िंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।